सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर टिप्पणियों के बाद अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एसवाई कुरैशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निशिकांत दुबे ने एसवाई कुरैशी के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता बनाने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आप चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि आप तो मुस्लिम आयुक्त थे और आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा घुसपैठिए वोटर बने। उन्होंने आगे ये आरोप लगाया कि झारखंड के संथाल परगना में सबसे ज्यादा घुसपैठिए वोटर बने। ये भी आपको बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक पोस्ट साझा किया था सोशल मीडिया पर और उसके बाद निशिकांत दुबे ने इन बातों का जिक्र किया, ये बड़ा बयान दिया है। तो एक बार फिर से विवादित बयान दिया है निशिकांत दुबे ने। कहा है कि एसवाई कुरैशी को लेकर कि आप मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि आप तो मुस्लिम आयुक्त थे और आपके ही कार्यकाल में सबसे ज्यादा जो घुसपैठिए हैं वो वोटर बने। आरोप ये भी लगाया कि झारखंड के संथाल परगना में सबसे ज्यादा जो घुसपैठिए हैं वो वोटर्स बने। वक्फ कानून के खिलाफ सभी की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखिए सामने आई हैं और वक्फ कानून के खिलाफ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने पोस्ट किया था और इसी पोस्ट के जवाब में निशिकांत दुबे ने यह विवादित बयान दे दिया। हालांकि इसके पहले जो विवादित बयान उन्होंने दिया है इसको लेकर सियासी संग्राम लगातार छिड़ा हुआ है। लगातार जो विपक्ष है वो एकजुट होकर बीजेपी को घेर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने निशिकांत दुबे के बयान से किनारा भी कर लिया है। दूसरा बयान उन्होंने दे दिया है, निशिकांत दुबे ने ये बयान दिया है पूर्व चुनाव आयुक्त के खिलाफ दे दिया है। एसवाई कुरैशी ने कानून को मुस्लिम के खिलाफ बताया। खबर को आपको हम बता रहे हैं पूरी। निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है, लिखा है उन्होंने कुरैशी के खिलाफ कि आप चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि आप तो मुस्लिम आयुक्त थे और आपके कार्यकाल के दौरान ही सबसे ज्यादा जो घुसपैठिए हैं वो वोटर बने। इस बयान के बाद एक बार फिर से स्वाभाविक रूप से जो सियासी सरगर्मियां एक बार फिर से बढ़ेंगी। हालांकि फिलहाल बीजेपी कुछ भी प्रतिक्रिया देने से या फिर कहीं कोई बयान देने से, कोई टिप्पणी करने से अब बच रही है। इसके पहले निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया था उसके बाद से लगातार पार्टी की तरफ से सफाई भी सामने आ रही थी, लेकिन अब निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से अंकित बयान दे दिया। अंकित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और अंकित, एक बार फिर से निशिकांत दुबे ने बयान देकर मुश्किल में डाल दिया पार्टी को। निश्चित तौर पर देखिए, लेकिन पिछली बार के बयान में इस बार के बयान में फर्क ये है कि इस बार जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे उनको लेकर के बयान दिया है। इससे पहले जो बयान दिया था वो भारतीय न्यायपालिका और मुख्य न्यायाधीश को लेकर के बयान दिया था, जिस पर जो पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया था। खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया था कि ये पार्टी की राय नहीं है और हम इसको खारिज करते हैं। और यहाँ तक कि जो है ये निर्देश भी दे दिया गया था कि भविष्य में इस तरीके का बयान ना दें। लेकिन सुबह ही रात में करीबन 11:30 बजे जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे समेत दिनेश शर्मा ने जो बयान दिया था उसको खारिज किया। तो सुबह करीबन 8:30 बजे यानी कि उस जेपी नड्डा के पोस्ट के करीबन 9 घंटे बाद निशिकांत दुबे ने एक और सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट किया और उसमें पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी पर ही सवाल खड़े कर दिए और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, निश्चित तौर पर उसको लेकर भी अब विपक्ष एक बार फिर से सवाल पूछेगा कि अगर आपकी न्यायपालिका में श्रद्धा नहीं है, आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं, आप चुनाव आयुक्त रहे हैं उनको लेकर के इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आखिर आप बताना क्या चाहते हैं? और आपका संविधान में विश्वास नहीं है, जैसा कि लगातार जो है तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। लेकिन यहां यह भी गौर करना होगा कि देखिए, जो मुख्य न्यायाधीश को लेकर के और न्यायपालिका को लेकर के बयान दिया था उस पर तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कह दिया कि ये पार्टी की राय नहीं है, उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन हम उसको भी खारिज करते हैं और भविष्य में इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में जो एक तरीके से न्यायपालिका और विधायिका के बीच में टकराव वाली स्थिति जो बन रही थी, वहां पर तो ये रुख साफ कर दिया गया है। लेकिन सुबह से जिस तरह से निशिकांत दुबे ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर के बयान दिया है उस पर अभी जो बीजेपी की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं सामने आई है। हालांकि जब हमने कुछ नेताओं से बात की है तो उनका ये कहना है कि उनकी निजी राय है और इस पर पार्टी अगर जरूरत पड़ेगी तो पार्टी का आला नेतृत्व अपना विचार सामने रखेगा। लेकिन निश्चित तौर पर निशिकांत दुबे के पिछले 24 घंटे में ये दूसरा बयान ऐसा है जिसको लेकर के विपक्ष एक बार फिर से बीजेपी पर हमलावर है। विपक्ष की अब इस बयान को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं अंकित, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच देखिए, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के पूर्व चुनाव आयुक्त पर आरोप लगाने के बाद समाजवादी पार्टी ने हमला बोल दिया है। इसी प्रतिक्रिया का लगातार इंतजार भी था कि विपक्ष आखिर क्या कहता है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता अधिकारियों में हिंदू मुसलमान देखते हैं। डॉक्टर एसवाई कुरैशी पूर्व जो चुनाव आयुक्त रहे, मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, उन्होंने वक्फ को लेकर के एक जो टिप्पणी है वो की थी, जिसको लेकर के निशिकांत दुबे ने कहा कि आप
चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि मुस्लिम आयुक्त थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपके समय में ही जब आप मुख्य चुनाव आयुक्त थे तभी बांग्लादेश में सबसे अधिक मुस्लिमों का जो अवैध रूप से जो आए थे उनका जो आधार कार्ड है वो बना, और इस तरीके की जो टिप्पणियाँ हैं वो की गई। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि कपड़े देख के किसी को पहचानूं, तो ये धर्म देख के लोगों को पहचानती है, नाम देख के लोगों को पहचानती है। ये उनके काम नहीं देखती है, ये नहीं देखती कि वो किस पद पे आसीन है। और अगर ये देखती तो क्या देश के जो चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ बयान देते भाजपा, उनके सांसद बोलते? तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती कि मन विधान से देश चले, तो भाजपा को समाजवादी पार्टी इस बात को स्पष्ट कर देना चाहती है कि देश मन विधान से नहीं संविधान से चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब का संविधान वो पढ़ना चाहिए। भाजपा के कार्यालय में बनाए हुए संविधान की व्याख्या समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती। देश उस संविधान को समझता है। देश अगर समझता है तो बाबा साहब के संविधान को समझता है, और बाबा साहब के संविधान ने जो व्याख्या की हुई है उसको भारतीय जनता पार्टी पढ़ना चाहिए। और आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति यादव जी, निशिकांत दुबे का बयान पहले वाला भी आपने सुना और अब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर उन्होंने क्या कहा है वो भी सुना, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी न्याय प्रणाली पर, संवैधानिक ढांचा पर, संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार वो इस तरह के बयान देते हैं क्योंकि इनको संविधान में आस्था नहीं है। बंच ऑफ थॉट वाले हैं, ये नागपुरिया नीतियों को मानने वाले लोग हैं। इस बाबा साहब के संविधान से इनको को लेना देना नहीं है। तब तो संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर की जितनी मूर्तियां भाजपाइयों ने इस देश के अंदर में तोड़ी, उनकी प्रतिमा को ये देश भी जानता है। और न्याय प्रणाली पर हमला का मतलब आप जुडिशरी को एक धमका रहे हो, नफरत की राजनीति आप करते हो, दीवार आप पैदा करते हो, हिंदू मुसलमान आप करते हो, उन्माद आप फैलाते हो, वास्तविक जो हालात है देश का उस पर चर्चा नहीं करते हो, पलायन, बेरोजगारी, नौकरी जैसे सवाल डेफिसिट में जाता हुआ देश काटते, बस हर सारी चीजों पर चर्चा करने के बजाय आप अब न्यायालय को भी आप धमकी दे रहे हो, न्यायालय के निर्णय को भी आप ठेंगा दिखा रहे हो। निशिकांत दुबे जी का ये देश नहीं है ना, देश तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का, जिनकी आशा संविधान में है, संवैधानिक मूल्यों में है। अगर इस तरह के भाषा का इस्तेमाल जिस तरह से कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी टेस्ट करती है और अपने किसी एक बंदे को उठा करके इस तरह के बयान दिलवाती है। और हम शुरू से कहते रहे हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को धज्जी उड़ाने वाली है भारतीय जनता पार्टी, कभी भी बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार होने नहीं देना चाहती है। और इसीलिए तो हम लगातार संवैधानिक ढांचा को, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग इस देश के अंदर में हो रहा है। अब देश ने देखा है कि किस तरह से न्याय के निर्णय को बदलवाने के लिए दबाव बनाते हैं, कहीं किसी को राज्यसभा भेजते हैं, कहीं किसी को ईडी लगाते हैं। तो भाई आखिर कहाँ जाएगा देश? इस तरह की चीजों को देश देख रहा है, ऐसा नहीं कि देश नहीं देख रहा है। जो सवाल आप उठा रहे हैं उसका जवाब लेते हैं। शक्ति यादव जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जेडीयू से राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव रंजन जी, आपकी सहयोगी पार्टी के ही नेता बीजेपी से सांसद निशिकांत दुबे कह रहे हैं, पहले न्यायपालिका पर टिप्पणी कर देते हैं, बीजेपी हालांकि किनारा कर लेती है, अभी तक कोई बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया उनके नेताओं की तरफ से नहीं आई सिवाय जेपी नड्डा जी के। लेकिन उसके बाद अब वो मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं एसवाई कुरैशी, उनको लेकर बयान देते हैं। क्या रुख है आपकी पार्टी का? देखिए, सबसे पहली बात तो चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर निशिकांत दुबे जी के बयान से खुद को अलग कर दिया, तो फिर उस बयान पर प्रतिक्रिया का कोई मतलब नहीं। लेकिन जहां तक एसवाई कुरैशी साहब पर भी उनका बयान है, मैं समझता हूँ ऐसे बयानों से निशिकांत दुबे जी को बचना चाहिए। ऐसे संवेदनशील मसलों पर वो जिस तरह के संतुलित प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा आज देश को है, जब कई ऐसे सवाल हैं, जब वातावरण अशांत हो रहा हो, तो ऐसी टिप्पणियों का कोई औचित्य नहीं। तो मतलब आप भी किनारा कर रहे हैं एक तरीके से, जेडीयू भी इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती, पूरी पार्टी की तरफ से कह सकते हैं आप? ये किसी भी फैसले से किसी की असहमति हो सकती है, लेकिन इस तरह से आरोप लगाना सार्वजनिक जीवन में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर जिन्होंने, पर राजीव रंजन जी एक बार फिर से वही आरोप लगने लग गए ना। आरजेडी की प्रवक्ता शक्ति यादव जी भी हमारे साथ है, उनका कहना है कि ये तो नागपुरिया जो सोच है वो चल रही है और हिंदू मुसलमान करने के अलावा अब आता नहीं है सरकारों को, केंद्र सरकार को भी, बिहार की सरकार हो, यूपी की सरकार हो, सब हिंदू मुसलमान ही कर रहे हैं आजकल। देखिए, अब शक्ति यादव जी क्या कहेंगे मैं तो नहीं जानता हूँ, क्योंकि इन लोगों के साथ परेशानी क्या है।
अपना दागदार दामन, अपना दागदार अतीत तो ये देखते नहीं। जिस पार्टी के साथ ये अलायंस है या जो पार्टी इनके अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी जी, उसने देश पर आपातकाल थोपा। और आपातकाल इसलिए थोपा कि जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने अपने फैसले में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को उनके निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने को अयोग्य ठहराया और उसके बाद उन्हें सार्वजनिक जीवन में किसी भी पद को लेकर के उन्होंने प्रतिबंध लगाया। और अब ऐसे लोग इस तरह की बात करेंगे न्यायपालिका की। ठीक है, पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तो लगातार जारी ही है और स्वाभाविक सी बात है, इसमें प्रतिक्रियाएं सियासी तौर से लगातार सामने आ रही है। शक्ति यादव जी और राजीव रंजन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर साफ तौर से निशिकांत दुबे ने पार्टी की और अपने सहयोगी दलों की भी कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा दी। एक तरफ जहां जेपी नड्डा ये कहते हैं कि इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए और फ्यूचर में ऐसे बयान ना दिए जाएं, इसके निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद ही एसवाई कुरैशी पर निशिकांत दुबे उनके पोस्ट के बाद रिप्लाई करते हुए ये कहते हैं कि वो तो मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि वो तो मुस्लिमों के आयुक्त थे और उनके ही कार्यकाल में सबसे ज्यादा घुसपैठिए वोटर बने हैं। अगर इस प्रकार की बातें निशिकांत दुबे कर रहे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। राशिद अलवी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशिकांत दुबे का बयान सुना होगा सर आपने, लगातार इस प्रकार की बातें, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि निशिकांत का जो अभी तक परफॉर्मेंस रही है जी, वो बगैर प्राइम मिनिस्टर के नहीं बोल सकते, बगैर उनकी मर्जी के वो ये बयान नहीं दे सकते जो उन्होंने कहा है कि सिविल बार हो सकती है, चीफ जस्टिस जिम्मेदार है। मुझे खतरा लगता है कि बीजेपी कोई बड़ा साजिश तो नहीं कर रही देश के अंदर और उसकी जिम्मेदारी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे डाल रहे हो। मुझे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की बू आ रही है, वरना प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि इसकी निंदा करें। नड्डा साहब ने अपने आप को डिस्टेंस बनाया है, आप पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए ताकि आइंदा वो ऐसा ना करें। तो ये तो जुल्म भी होती रहे, फरियाद भी, बागबान भी खुश रहे और खुश रहे फरियाद भी, ये कैसे होगा? तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है और देश के लोगों से अपील करता हूँ कि इनसे डिस्टेंस बना के रखें। मुझे बड़ा खतरा महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी साजिश तो नहीं रच रही है जी, वरना बगैर प्रधानमंत्री की मर्जी के वो ये बयान नहीं दे सकते। ठीक, आपकी पार्टी के ही बड़े नेताओं की तरफ से भी यही सवाल पूछा भी गया था कि क्या मूक सहमति है प्रधानमंत्री की। खैर, उस पर बीजेपी का क्या रिप्लाई आता है इस पर हमारी नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया राशिद अलवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए एक समय सीमा तय करने का विवाद बढ़ता जा रहा है लगातार, और इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद बीजेपी के 2 सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट पर ऐसा बयान दे दिया है जिन पर सियासी तपिश बढ़ गई है। जिन 2 सांसदों ने देश के सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल खड़े किए उनमें झारखंड के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा हैं। ये वो 2 नाम हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर टिप्पणी की जिसका समर्थन दिनेश शर्मा ने किया। निशिकांत दुबे ने बयान दिया, समर्थन दिनेश शर्मा ने किया। इसके बाद जेपी नड्डा ने कहा कि इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए और ऐसे भविष्य में बयान ना दें, इसके निर्देश दिए गए हैं क्योंकि न्यायपालिका का हमेशा से ही बीजेपी सम्मान करती है, ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके बाद से अब बीजेपी की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो नहीं आ रही है इस बयान के बाद। लेकिन निशिकांत दुबे ने एक और बयान दिया जो कि एसवाई कुरैशी को लेकर था, लेकिन जब उन्होंने न्यायपालिका को लेकर और सीजेआई को लेकर बयान दिया तो इसके बाद से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस हो, एआईएमआईएम हो या फिर दूसरी विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी को घेर रही हैं। गाने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने निशिकांत दुबे के
बयान का समर्थन किया और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का समर्थन करते हुए उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि संसद को निर्देश नहीं दे सकता है कोर्ट, ये दिनेश शर्मा ने कहा है निशिकांत दुबे का समर्थन करते हुए। साथ ही दिनेश शर्मा का कहना कि राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता, संविधान में विधायिका और न्यायपालिका की भूमिका तय। दिनेश शर्मा भी निशिकांत दुबे का समर्थन करते नजर आए, इन बातों का उन्होंने जिक्र किया। एक बार फिर से आपको बता दें, उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद जो दिनेश शर्मा, उन्होंने कहा है कि संसद को निर्देश कोर्ट नहीं दे सकता और राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता, संविधान में विधायिका और न्यायपालिका की भूमिका तय। निशिकांत दुबे ने न्यायपालिका को लेकर और सीजेआई को लेकर विवादित टिप्पणी की और उस टिप्पणी के बाद दिनेश शर्मा ने भी उनका समर्थन करते हुए इन बातों का जिक्र किया। लेकिन अब विपक्ष के निशाने पर बीजेपी आ गई है। हालांकि बीजेपी ने कहा ये उन दोनों का निजी बयान है, निजी सोच है। कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने जो विधायिका है और जो न्यायपालिका है उनके अधिकारों का भी वर्णन बहुत स्पष्ट रूप में कहा है। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि जो श्रद्धा का भाव जनता का माननीय न्यायालय के प्रति है वो बना रहे। इसलिए इस सारी चीज़ें जो विसंगतियाँ उठ रही हैं वो नहीं उठना चाहिए। तो निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान को निजी बयान बताया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए बयान से पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। जेपी नड्डा ने क्या कहा है इन बयानों के बाद वो हम आपको बता रहे हैं। दिनेश शर्मा के बयान से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है और निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया उससे भी बीजेपी ने किनारा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट पर दोनों के बयान व्यक्तिगत बयान है, कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका का हमेशा से बीजेपी सम्मान करती आई है और ऐसे बयानों को सिरे से खारिज करती है बीजेपी। अंकित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, हमने तमाम पार्टियों के नेताओं से बात की, चाहे आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी को तो खासतौर से मौका इस वक्त मिला हुआ है, लेकिन जो बीजेपी और उनके सहयोगी दल हैं असमंजस में आ गए हैं कि अभी प्रतिक्रिया क्या देनी है, क्योंकि वाकई निशिकांत दुबे हो या फिर दिनेश शर्मा मुसीबत में तो फंसा दिया है। बिल्कुल, और देखिए एक असमंजस की स्थिति है। हालांकि ये जरूर कह रहे हैं तमाम जो सहयोगी दल हैं, जो एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दल हैं और खुद बीजेपी के नेता भी, जिसकी जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सामने आकर के स्थिति स्पष्ट कर दी है तो इस पर अब कोई जो असमंजस नहीं रहना चाहिए। और जब जो पार्टी के जो सबसे बड़े नेता में से एक यानी कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सामने आकर के कह रहे हैं कि हम इन जो बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते, इनको खारिज करते हैं, तो इसके बाद तो राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन यकीन मानिए विपक्ष ने जिस तरीके से हमला बोला है और संविधान का मुद्दा उठाया है कि संविधान की ये लोग जो है की अनदेखी करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं, तो उससे जो है कहीं ना कहीं जो सहयोगी दल हैं चाहे बीजेपी नेताओं थोड़े असहज जरूर हैं। लेकिन उनका यही कहना है कि बीजेपी की लाइन क्लियर है कि इन बयानों को स्वीकार नहीं किया जा रहा, खारिज किया जा रहा है और भविष्य में इस तरीके के बयान और अंकित एक और चीज जो कांग्रेस के बड़े नेता लगातार उठाते हुए भी नजर आए हैं, चाहे वो जयराम रमेश हो या फिर दिग्विजय सिंह हो या फिर राशिद अलवी जिनसे हमने अभी बात की है, इस पर मैं सवाल करूंगी आपसे। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, वक्फ कानून को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय का बयान सामने आया है। मुस्लिम वोटों के लिए वक्फ कानून को चुनौती दी जा रही है, ये उनका कहना है। तो लगातार देखिए वक्फ कानून को लेकर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि लगातार वक्फ कानून को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट भी देखने को मिला, सबकी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। और इस बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बयान दिया है, कहा कि मुस्लिम वोटों के लिए वक्फ कानून को चुनौती दी जा रही है। इससे पहले 370 को निरस्त करने के लिए भी याचिका दी गई थी। क्यों? क्योंकि मुस्लिम वोट चाहिए और मुस्लिम वोटों के लिए ही इस प्रकार की चुनौतियां दी जाती हैं, इस प्रकार की याचिकाएं दाखिल की जाती हैं ताकि किसी एक वर्ग को खुश किया जा सके। ये कहीं ना कहीं इसके पूरे मायने। अमित मालवीय बीजेपी के नेता वक्फ कानून को लेकर उन्होंने ये कहा है, ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि 370 को निरस्त करने के लिए भी याचिकाएं दी गई थी, लेकिन इसके बाद जब हम सभी ने देखा कि जैसे ही चुनाव होते हैं ये तमाम मुद्दे जोर पकड़ते हैं, लेकिन अमित मालवीय का कहना है कि जोर बस इसलिए ही पकड़ते हैं ताकि
तुष्टिकरण किया जा सके और एक वर्ग को साधा जा सके। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, पहला सवाल मेरा यही है कि पहले तो वही सवाल कि न्यायपालिका पर जो निशिकांत दुबे ने बोला तो उस पर प्रधानमंत्री को घेरा जा रहा है, और अब एक और बड़ी खबर आ गई है सामने कि वक्फ कानून को लेकर अमित मालवीय का कहना है कि एक वर्ग को कहीं ना कहीं साधा जा रहा है और इसी वजह से याचिकाएं दी जाती है, चुनौती दी जाती है। बिल्कुल, देखिए, हम ये जो निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है और अमित मालवीय ने जो दिया है उसको हम एक तरह से जोड़ भी सकते हैं। कैसे निशिकांत दुबे ने किस मुद्दे पर ये बात कही है, क्योंकि वक्फ संशोधन पर जो कानून को सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा था, जो उसकी टिप्पणियां आई थी, उसको लेकर के एक तरह से निशिकांत दुबे ने ये बताने की कोशिश की है कि एक तो आप राष्ट्रपति से कहते हैं कि आप जो है एक तय समय सीमा में ये बिल के ऊपर या कानून के ऊपर फैसला लीजिए, या किसी भी जो है जो भी आपके पास में दस्तावेज आता है उस पर फैसला लीजिए। तो दूसरी तरफ जो है जो सुप्रीम कोर्ट है वो वक्फ मामले पर जो संसद से पारित कानून है उस पर जो है इस तरीके से टिप्पणियां करती है। लेकिन अमित मालवीय क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वक्फ एक ऐसा कानून है, एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। और अमित मालवीय ने अपना जो पोस्ट किया है उसमें असदुद्दीन ओवैसी के नाम का जिक्र किया है, इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी और ममता बनर्जी के नाम का जिक्र किया। और कहा क्या है, कहा यह है कि ये तमाम नेता है जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं और सिर्फ जो मुसलमानों के वोट की राजनीति करना चाहते हैं, जबकि जो एक आम मुसलमान बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। इसके बाद क्या प्रतिक्रिया आती है इस पर हमारी नजर रहेगी। अंकित, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। रामबन में रविवार सुबह बारिश के बाद बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने करीब 100 लोगों का रेस्क्यू किया है। जानकारी के अनुसार बादल फटने से अचानक यहां पर बाढ़ आ गई और पहाड़ का मलबा गांव की तरफ आ गया, जिसकी चपेट में कई लोग, दुकानें, उनके घर आ गए। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उधर रामबन जिले की बात करें तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रामबन के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर फ्लैश फ्लड की स्थितियां आपको नजर आ रही है। ये पानी निचले इलाकों में लोगों के घरों के अंदर जा रहा है और ऐसी स्थितियां लोगों को डरा रही हैं। रामबन जिले के बनिहाल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं, लेकिन आप इस पानी को देख रहे हैं तेजी के साथ, तेज रफ्तार के साथ पानी आगे बढ़ रहा है। अचानक आई बाढ़ की वजह से लोगों की मुसीबत अचानक बढ़ गई। रामबन की बात करें तो अलग अलग इलाकों में जो लैंडस्लाइड और पहाड़ का मलबा गिरा है उसकी वजह से 3 लोगों की अब तक जान चली गई है। तो बनिहाल का इलाका हो या फिर किश्तवाड़ का, यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर जो वाहनों की आवाजाही है वो भी रोक दी गई है और अधिकारियों ने यहाँ पर मौसम साफ होने के बाद ही हाईवे पर सफर करने की हिदायत दी है। लेकिन एक और तस्वीर आपके सामने रामबन में ही लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें, ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग इलाकों की। यहाँ पर आप फ्लैश फ्लड की स्थिति देख रहे हैं और इतना ज्यादा यहाँ पर खतरनाक स्थिति है कि पूरा मलबा पानी की तेज रफ्तार के साथ निचले इलाकों में जा रहा है और यही जो पूरा मलबा है वो नीचे जाकर लोगों के घरों और दुकानों में घुस रहा है। जो गाड़ियां हैं लोगों की वो जल समाधि लेती हुई दिख रही हैं। यातायात तो प्रभावित हुआ ही है, लेकिन लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई हाईवे यहाँ पर बंद हो गए हैं। तो कुछ तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर ये कार पूरी की पूरी जल समाधि ले चुकी है, मलबे में फंस चुकी है ये गाड़ी। और दूसरी तरफ आप कुछ ट्रक्स को भी देख रहे होंगे, मिनी ट्रक्स हैं, इनोवा कार्स हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो कि इस वक्त आपको मलबे में पूरी तरीके से दबी हुई, धंसी हुई नजर आ रही हैं। तो इन स्थितियों को आप समझ सकते हैं तस्वीरों को देखकर कि लोगों के घर, मकानों का भी क्या हाल हुआ होगा। लोग कुछ यहाँ पर अपना सामान भी देख रहे हैं क्योंकि पूरा मलबा घरों के अंदर भी घुस गया है। जो पर्यटक हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि ये तमाम स्थितियों को देखकर ही आप अपनी यात्रा का प्लान बनाएं। लेकिन इस गाड़ी को देखिए, ये पूरी मलबे में समा चुकी है इस वक्त और ऐसी स्थितियां लगातार रामबन से सामने आ रही हैं। ये दूसरी गाड़ियों की भी तस्वीरें, मलबे में कैसे गाड़ियां फंसी हुई हैं, तबाही की तस्वीरें। जम्मू कश्मीर में आफतकाल, खराब मौसम की वजह से ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं और कई जो घर हैं उनके किनारे पूरे टूटे हुए नजर आ रहे हैं। यहीं से तेज बहाव के साथ, तेज बहाव में पानी आगे बढ़ा, लैंडस्लाइड हुई और रामबन और जम्मू कश्मीर पूरे घाटी की अगर हम बात करें तो अप्रैल का ये वो महीना होता है जब यहाँ पर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, ग्रीनरी देखने को मिलती है। समर्स में लोग जाते हैं कई बार जम्मू कश्मीर घूमने के लिए कि अच्छा मौसम उनको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन उसकी जगह
यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को मुसीबतों का सामना ओलावृष्टि की वजह से, बारिश की वजह से, बर्फबारी की वजह से करना पड़ रहा है। और आइए अब आपको तबाही के बाद की कुछ तस्वीरें और हम दिखा देते हैं। एक वीडियो में 3-4 टैंकर, कुछ अन्य गाड़ियां मलबे में पूरी तरह से दबी हुई दिख रही हैं। ये ऑयल टैंकर्स आप देख रहे हैं। इसके अलावा चाहे होटल हो, घर हो, सब कुछ मलबे से प्रभावित नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स, लेकिन मौसम के सामने, मलबे के सामने बेबस। आधे से ज्यादा टैंकर्स यहां पर डूबे हुए, मलबे में धंसे हुए नजर आ रहे हैं। ये जो गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी, वो मलबे में दब गई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही। तो ये जो लगातार नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं, ये आपके सामने यातायात प्रभावित हो रहा है, लोगों तक जो जरूरी सामान है वो भी नहीं पहुंच पा रहा है, जो लोग हैं वो भी परेशान हैं। अभी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं क्योंकि पूरा का पूरा रास्ता बंद हो चुका है और यहाँ पर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, इतनी भयावह तस्वीरें हैं। ये एक कार तो आपको आधी खाई की तरफ झुकी हुई भी नजर आ रही है। लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अब जहाँ पर थे वहीं पर उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया है, यहीं पर रुकने को मजबूर हैं। बड़े बड़े ट्रक हैं। यहाँ पर भी एक और खतरा बना रहता है, वो ये कि ऊपर से अगर पहाड़ का बड़ा हिस्सा इनके ऊपर गिरता है तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। एक और तस्वीर आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको जहां तहां गाड़ियां दिख रही होंगी और पूरी धंसी हुई हैं ये गाड़ियां मलबे के अंदर। ये अब आगे नहीं बढ़ सकती और ऐसा ही कुछ हाल लोगों के घरों का भी हुआ है। लोग, ये जो आप सड़क देख रहे हैं जो कि इस वक्त मलबे में, एक मलबे के तालाब में तब्दील हो गई है, यहाँ पर फिलहाल कोई सड़क, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कोई पगडंडी भी नजर नहीं आ रही है, सिवाय लोग मलबे के ऊपर जाते हुए स्थानीय लोग जो आपको नजर आ रहे हैं उनकी परेशानी उनकी जुबानी सुनाते हैं। 12-13 दुकानें थी जो, और ऊपर घर भी था तो वो भी तहस नहस हो चुका है सर। आप देख रहे हो कि यहाँ पीछे कितना नुकसान हो रखा है सर। बहुत ज्यादा डर का माहौल है। ये नाला कभी भी सर चढ़ सकता, हमें ये भी पता नहीं है। आप देख रहे होंगे कि त्रासदी का दिन है पूरे जिला रामबन के लिए। जिस तरह से ये पानी का बहाव और डाइवर्जन ऑफ वाटर हुआ है, जिसमें काफी यानी करोड़ों के हिसाब से लोगों का नुकसान हुआ है। दुकानदार हों, गाड़ियां हों, और उसके साथ ही जो होटल हैं, मेन मार्केट बोली बाजार रामबन की जो हालत देखेंगे आप जिस नाले के साथ से, और कितनी दुकानें यानी कट के दरिया में पहुंच चुकी हैं। गाड़ियां वगैरह लगी थी बाहर कस्टमर की, वो सारी मलबे के नीचे आ गई है। बाकी होटल का भी काफी सारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। अचानक फौरन से फ्लड आ गया, ऊपर से जगदम जैसे आता है कुछ ऐसे ही आ गया बस। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी, हमारे साथ अजय बाचरू जुड़े हुए हैं। अजय, यहाँ पर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, करोड़ों के नुकसान की आशंका स्थानीय लोग जता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जनहानि भी हुई है और अगले आने वाले 4 से 5 घंटे यहाँ पर भारी पड़ सकते हैं लोगों के लिए। जी बिल्कुल, आने वाले रविवार का दिन भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अब शाम तक बारिश हो सकती है। और ये बारिश न केवल लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है, बल्कि जो लोग, जो बचाव कार्य में जो टीमें लगी हैं, चाहे वो प्रशासन की हो, पुलिस की हो, एसडीआरएफ की हो, एनडीआरएफ की हो, उनको भी बचाव का जो काम है, बचाव का जो काम है उसको आगे ले जाने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि लगातार बारिश पड़ रही है। और इस बारिश के चलते जो भूस्खलन और हिमस्खलन रविवार सुबह सुबह हुआ था या देर रात हुआ था, वो तो हो गया है, लेकिन अब उसके बाद जो है लगातार खतरा, क्योंकि बारिश हो रही है, लगातार हिमस्खलन, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स, बारिश, इससे खतरा जो है वो लगातार वहां पर बना हुआ है। दूसरी दिक्कत वहां यह आ रही है कि जो सीमित रिसोर्सेज वहां पर रखे गए थे बचाव कार्य के लिए, उन्हीं का उपयोग करके वहां लोगों को बचाया जा रहा है, क्योंकि नेशनल हाईवे बंद है। ऐसे में वहां तक जो अतिरिक्त अगर कोई मदद पहुंचना चाहे वो नहीं पहुंच रही है, क्योंकि हाईवे पूरी तरह से बंद है। हाईवे पर जो गाड़ियों की है वो लंबी कतार लग गई है। ऐसे में प्रशासन ने वहां 2 चीजें कर दी हैं। एक चीज तो ये कि जो भी वाहन वहां पर फंसे हुए हैं, उनमें चाहे यात्री हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे पर्यटक हो, चाहे स्थानीय लोग हों,
सभी को उन वाहनों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, ताकि अगर किसी तरीके की बाढ़ आती है, किसी तरीके का बादल फटता है या किसी तरीके का लैंडस्लाइड होता है तो वाहनों का नुकसान हो, जानी नुकसान ना हो, तो ये एक कदम उठाया गया है। दूसरा कदम जो है वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। करीब 100 घरों को बताया जा रहा है कि पार्शियल डैमेज है, मतलब आंशिक तौर पर वो उन्हें नुकसान पहुंचा है, जबकि 10 से 12 घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से तबाह हुए हैं। तो स्थिति पर लगातार न केवल जम्मू से, न केवल रामबन से, बल्कि दिल्ली से भी नजर रखी जा रही है और जो कुछ मदद वहां जिला प्रशासन को चाहिए वो वहां पर जो है वो मदद पहुंचाई जा रही है। दूसरी दिक्कत एक और वहां पर यह आ रही है कि जिस तरह से वहां पर यह सब हुआ है, जिस तरह की तबाही आप दिखा रहे हैं टीवी पर, हम सब लोग देख रहे हैं, वहां पर बिजली और मोबाइल नेटवर्क जो है वो उस पर भी काफी असर पड़ा है और लोग जो है, बिजली तो गुल है ही है, अधिकतर अधिकारियों नेटवर्क का इशू है, कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है और इस वजह से लोगों को ज्यादा समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। आप बने रहेगा अजय हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे, लेकिन रामबन की कुछ और तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा दें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आपको दुकानों के अंदर और जो घर है उनके अंदर पूरा का पूरा मलबा, बड़े बड़े पहाड़, पहाड़ियों से गिरने वाली बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं जब छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील हो गई तो वो सभी के घर के अंदर घुस गई और यहाँ पर जो घर हुआ करता था वो अब खंडहर में तब्दील होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ये स्थितियां इस वक्त रामबन और आसपास के इलाकों में बनी हुई हैं। दुकानें, मकान तबाह हो गए हैं। दुकानों के अंदर जो लाखों का सामान रखा हुआ था वो भी यहाँ पर तबाह हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारा लाखों का नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर यहाँ पर 10 से 12 दुकानें जो कि पूरी तरीके से तबाह हो गई। करोड़ों के नुकसान की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। कनेक्टिविटी पर तो असर पड़ ही रहा है। अभी आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आप ये अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार का रास्ता पहले हुआ करता था, क्योंकि पूरा का जो पूरा इलाका है वो इस वक्त फ्लैश फ्लड की जद में आ गया है। फ्लैश फ्लड की वजह से जो गाड़ियां हैं वो मलबे के अंदर धंसी हुई नजर आ रही है। गाड़ियों पर सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रामबन की, जहां पर मलबे में कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। लैंडस्लाइड में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में 100 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला है। रेस्क्यू की तस्वीरें आप देखिए, एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी बांधी गई है और लोग यहां पर खड़े हुए हैं। स्थानीय लोग भी ये मदद कर रहे हैं ताकि जहां तहां लोग फंसे हुए हैं उनको रस्सी के माध्यम से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। पूरे के पूरे रास्ते तबाह हो गए हैं, चलने का रास्ता नहीं बचा है, कोई पगडंडी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ है तो यहाँ पर मलबा और बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर जिनके ऊपर से लोग अब क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। एक लकड़ी का पटा रखा हुआ है जिसके ऊपर से लोग, ये भी बहुत डेंजरस है जिसको लोग क्रॉस कर रहे हैं और इसी वजह से यहाँ की जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा चिंताजनक बनी हुई हैं। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जैसा कि आप बता रहे थे कि यहाँ पर करोड़ों का नुकसान हुआ है, दुकानों के अंदर भी मलबा घुसा और दुकानों में रखा हुआ सामान खराब हो गया लोगों का, करोड़ों का नुकसान हुआ है। कनेक्टिविटी, मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में अब सरकार की तरफ से आने वाले समय में ये मानकर चला जाए कि कुछ सर्वे किया जाएगा, कितना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए कोई कदम जरूर उठाए जाए लोगों के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल लोग इसको रामबन में त्रासदी को देख रहे हैं, त्रासदी के तौर पर इसको देख रहे हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि रामबन में जो स्थिति है वो किसी त्रासदी से कम नहीं है। आसमान से जो बारिश और ओले गिरे हैं वो लोगों पर कहर बनकर जो है वहां टूटे हैं और लोगों के आशियाने, लोगों के घर, लोगों की गाड़ियां सब जो है इस कुदरती कहर में तबाह हो चुकी हैं। लोग, एक अच्छी खबर यह है कि सिर्फ इसमें अभी तक जो है 3 मौतें सामने आई हैं। प्रशासन क्योंकि पहले से ही लगातार सतर्क था, प्रशासन को इस तरह के लगातार इनपुट्स मिल रहे थे कि बारिश हो सकती है। वहीं लगातार दिल्ली से भी इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। खुद जो जितेंद्र सिंह है उन्होंने पूरी जो लोगों को सहायता का आश्वासन दिया है और ये भी कहा है कि जल्द ही पूरे इलाके में नुकसान का जो है वो आकलन किया जाएगा और साथ ही लोगों को जो मदद चाहिए, चाहे वो पैसे के हिसाब से हो या दूसरी मदद हो, राशन हो, रहने के लिए घर हो या वैकल्पिक व्यवस्थाएं करनी हो, उस पर पूरा सहयोग जो है वो केंद्र सरकार करेगी। और वो लगातार जो पीएमओ है वो लगातार टच में है, जो वहां के डीएम है और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी हैं
लगातार जो है नजर बनाई जा रही है। और फिलहाल मैं ये कह दूं कि अभी वहां पर प्रशासन की प्रायोरिटी जो है, प्रशासन की प्राथमिकता ये नहीं है कि पहले कितना नुकसान हुआ उसका आकलन किया जाए, बल्कि ये प्रायोरिटी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जाए, लोगों और जनहानि ना हो, लोगों की जाने ना जाए, प्रॉपर्टी अगर नुकसान होती है तो उसको किस तरीके से बचाया जाए। फिलहाल इसी प्राथमिकता पर वहां काम किया जा रहा है। ठीक है अजय, आप नजर बना के रखिएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, निशिकांत दुबे पर अवमानना की कार्रवाई की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखी है, अवमानना की कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी है। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं उनके विवादित टिप्पणी के बाद जो उन्होंने न्यायपालिका और सीजीआई को लेकर की। अब निशिकांत दुबे पर अवमानना की कार्रवाई की मांग की जा रही है। निपुण सहगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। निपुण, अब ये अवमानना की कार्रवाई की मांग हो रही है निशिकांत दुबे पर, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, अवमानना की कार्रवाई की मांग हो रही है और जो उनका वक्तव्य है वो कहीं ना कहीं एक नजर में देखने पे यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति एक अवमानना भरा रवैया उन्होंने दिखाया है और चीफ जस्टिस के बारे में ये कह दिया है कि वो देश में अराजकता फैला रहे हैं। तो ऐसे में एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है अटॉर्नी जनरल को, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट है 1971 का, उसकी धारा 15(1)(b) में ये प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर अवमानना का मामला हो और शिकायत करता है कोई थर्ड पार्टी हो जिसका सीधे कोई लेना देना ना हो, तो उसे अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति पहले पानी होती है कि क्या ये कार्रवाई शुरू हो सकती है। तो ऐसे में उन्होंने चिट्ठी लिखी है और अटॉर्नी जनरल को सारी बातें बताई हैं। अगर वो अनुमति देते हैं तो कार्रवाई शुरू हो सकती है। बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि पाकिस्तान की नापाक साजिश से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी, घाटी में सेना के एक्शन से आतंकी बौखलाए हुए हैं। पीओके में जिहाद के लिए आतंकियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। लश्कर कमांडर अबू मूसा ने जिहादी नारे भी लगाए हैं, ये बड़ी खबर मिल रही है। घाटी में सेना का क्योंकि ऑपरेशन लगातार जारी है, जिसकी वजह से अब जो आतंकी हैं वो बौखलाए हुए हैं। लगातार आतंकियों का जो सफाया है वो सेना की टीम कर रही है और ऐसे में पीओके में जिहाद के लिए आतंकियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, नारेबाजी हो रही है। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, वाकई ये बौखलाहट भी है और उसके पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख का भी कुछ ऐसे ही बौखलाहट भरा बयान भी सामने आया था। बिल्कुल जिया, देखिए ये जो दोनों आतंकी संगठन है, जैसे मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा, यही मुख्य आतंकी संगठन है जो कश्मीर में हम लोग देख रहे थे कई दशक से जो है अशांति फैलाए हुए थे, आतंकवाद फैलाए हुए थे और दोनों ही इस वक्त कमजोर पड़ चुके हैं। इसीलिए जैसे मोहम्मद ने हमास को अपने हेडक्वार्टर में बुलाया भावलपुर पे, और ये जो हम लोग देख रहे हैं ये जलसा जो किया आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने, आप अगर तस्वीर देखेंगे तो उससे सारे जितने आतंकी मारे गए हैं पिछले कुछ सालों में कश्मीर में, उनकी तस्वीरें हम लोग देख सकते हैं। तो ये इन आतंकियों के जरिए एक बार फिर से जो पीओके में रहने वाले लोग हैं उनको भड़काने की कोशिश है, उनको बरगलाने की कोशिश है कि किसी तरह से एक बार फिर से भारत वाले जम्मू कश्मीर में जो है वो आतंकवाद फैलाया जाए और वहां से फिर उनका एक ही काम होता है कि आतंकियों को घुसपैठ कराकर जम्मू कश्मीर भेजा जाए, ताकि यहाँ की जो शांति है जो पिछले 5 साल में हम लोग देख रहे हैं, 6 साल में जब से धारा 370 हटी है, उसको किसी तरह से खलल डाला जाए। उसी के लिए दोनों आतंकी संगठन, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ का जो उन्मादी भाषण हुआ से इनको कहीं ना कहीं जो है उत्साहित है और उसी से ये एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं कि खलल डाली जाए शांति में। लेकिन ये आपको बता दूं कि भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है, किसी भी तरह की कोई भी मिस एडवेंचर जो है वो इनको अलाउ नहीं किया जाएगा कश्मीर में। ठीक नीरज, बहुत शुक्रिया तमाम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।